हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, जो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, और इसके अलावा हम आज देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में कि दुनिया का कोई भी वेक्टर ए, उसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यानी कि कोई भी वेक्टर है, कोई भी, उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ए एक्स क्या है, एक्स की डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट, और आई कैप क्या है, एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि किसी भी वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, हाँ या ना। ठीक है, ऐसे ही ए वाई क्या है, वाई डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, और जे कैप क्या है, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। सिमिलरली ए जेड एंड के कैप। ओके, तो चलो अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 in the direction of a vector 8i cap plus 6j cap। चलो वीडियो पॉज करके ट्राई करो इसे, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई करो इसे। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर 8i cap plus 6j cap। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करो। हो गया। अब सुनो, देखो हमसे क्या पूछा गया है। सबसे मेन पार्ट होता है क्वेश्चन को समझ पाना। ठीक है, पेन चलाने से पहले बहुत तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ो और समझो कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और क्या चीज़ हमें गिवन है। ओके, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड है 20, जिसका मैग्नीट्यूड है 20 और डायरेक्शन किस तरफ है, इस वेक्टर की तरफ। यानी कि सर सपोज इस वेक्टर को मैंने ये रहा, ये वाला वेक्टर 8i कैप प्लस 6j कैप ये मान लिया, तो हमें जो वेक्टर चाहिए वो इसी डायरेक्शन में होगा, बस उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 20। बात समझ में आई। ठीक है, उस वेक्टर की हमें इस फॉर्म में लिखना है, उस वेक्टर को हमें इस फॉर्म में लिखना है। दोनों चीज तुम्हें बता दी कि भाई मैग्नीट्यूड इतना रहना चाहिए और डायरेक्शन इस तरफ रहनी चाहिए। कैसे करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है उसका एक ही डिफॉल्ट तरीका है कि हम दुनिया के किसी भी वेक्टर ए को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, हाँ या ना। तो हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पता है कितना है 20, पर उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर नहीं पता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर तो पता है, हाँ या ना। इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, इसी डायरेक्शन में ए भी है, तो इस डायरेक्शन में मुझे एक वेक्टर पता है, तो क्या मैं इससे यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूँ। यूनिट वेक्टर निकालना सिखाया था, क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर, बी कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा, हाँ या ना। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कृपया पिछली वाली वीडियो जाके देखें, वहाँ हमने सारी बातें कर ली है। ओके, तो बी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, भाई जो भी मैग्नीट्यूड है उससे मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहाँ से हमने बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला कि 8i कैप प्लस 6j कैप। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया अपना बी कैप इज इक्वल टू 8i कैप प्लस 6j कैप अपॉन 64 प्लस 36, 100 का रूट 10, यानी कि ये आ गया अपना बी कैप। और मुझे बताओ इसी डायरेक्शन में तो यूनिट वेक्टर चाहिए था, इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए था, ए कैप भी तो इसी की डायरेक्शन में है, हाँ या ना। तो क्या मैं इसको ए कैप के इक्वल बोल सकता हूँ। ये बात समझ में आई। क्या किया हमने कि हमसे बोला ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड है 20 और वो इस डायरेक्शन में है, तो हमें पता है कि सर ये फॉर्मूला होता है, तो 20 इंटू इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो जो वेक्टर आया वो इसी डायरेक्शन में तो यूनिट वेक्टर होगा, हाँ या ना। ए कैप मिल गया, रख दो वैल्यू, तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा 8i कैप प्लस 6j कैप अपॉन 10 इंटू
20 इंटू ए कैप था ना, तो ए कैप की वैल्यू रख दी और उसे मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर तुम्हें ये चेक करना है, ठीक है, नई चीज़ सिखा रहा हूँ अब मैं, अब अगर तुम्हें ये चेक करना है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, वो कैसे चेक करते हैं? तो हम ये निकालते हैं कि वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ये देखो, ये चीज़ सिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये कैसे निकालेंगे हम। देखो भाई, कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर इस फॉर्म का, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है, इस फॉर्म का अपने पास कोई भी वेक्टर है, तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो कैसे करूंगा कि सर आई कैप की तरफ तो इतना चला वो ए एक्स, और वाई ए वाई चला वो जे कैप की डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा अपना वो ये आएगा, हाँ या ना। तो मुझे निकालना है कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो मुझे बताओ, अगर ये ए वाई है तो ये भी ए वाई हो जाएगा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाय ए एक्स, हाँ या ना। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए वाई बाय ए एक्स। तो यहाँ से हम ये एंगल निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे कि सर इस अपन को ये चेक करना है कि ये सेम डायरेक्शन में है क्या। तो देखो इसका टेन थीटा देखो सर, टेन थीटा हो जाएगा ए वाई, वाई वाला अपॉन एक्स वाला 8, टेन थीटा की वैल्यू आई 3/4। यहाँ देखो टेन थीटा हो जाएगा वाई वाला अपॉन एक्स वाला, तो ये आ गया 3/4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी कि दोनों थीटा सेम है, दोनों का एंगल सेम बन रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे क्या, हाँ या ना। समझ में आई बात? तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालता है, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और डायरेक्शन निकालना है, एंगल निकालना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाय ए एक्स। समझ में आया? ठीक है। अच्छा सर, डायरेक्शन तो दोनों की सेम आ गई, अब इसका मैग्नीट्यूड चेक करना है कि 20 आ रहा है क्या, तो चेक कर लो। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो जाता है 256, 12 का हो जाता है 144, और ये आ गया 20, क्योंकि 400 हो जाएगा और 20 विल बी द आंसर। यानी कि सर मैग्नीट्यूड 20 है, डायरेक्शन भी उस तरफ है, यही है हमारा आंसर। इस तरीके से तुम चेक कर सकते हो आंसर, लेकिन बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि देखो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, कि अगर हमने ये वेक्टर 20 का मैग्नीट्यूड का निकाला तो तुम पता भी लगा सकते हो कि वो 20 का है, और तुम ये भी चेक कर सकते हो कि दोनों के डायरेक्शन सेम है, दोनों इसके ही अलोंग होंगे। समझ में आई बात? क्लियर? चलो फिर नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया? अब देखो इसी में एक और तरीके का क्वेश्चन आता है इस एंगल पे बेस्ड। वो क्या आता है वो भी देखो, ये चेक करवाता है कि दो वेक्टर पैरेलल है या नहीं। जैसे क्वेश्चन विच among the following vectors is parallel to 3i cap plus 4j cap, 3i cap plus 4j cap। ऑप्शन ए 4i cap plus 3j cap, ऑप्शन बी -6i कैप प्लस 8j कैप, ऑप्शन सी 8i कैप प्लस 6j कैप, और ऑप्शन डी -6i कैप प्लस या फिर -8j
जे कैप। तुम्हें ये पता लगाना है कि इस वेक्टर के पैरेलल इनमें से कौन सा वेक्टर होगा। इस वाले वेक्टर, जिधर भी ये वेक्टर है, इसी के पैरेलल का मतलब क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, दोनों की डायरेक्शन सेम हो। तो इस जी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में इनमें से कौन सा वेक्टर है, पता लगाओ, पता लगाओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। वीडियो पॉज करके ट्राई करो। सिर्फ कमेंट क्यों करवाते हो, ताकि तुम्हें भी पता चल जाए कि हाँ, अगर हमने गलत किया था तो गलत किया था, ठीक है, हम इस गलत फहमी में ना रहें कि हमें तो आता था। ओके, देखो भाई, विच अमंग द फॉलोइंग वेक्टर इज पैरेलल टू, ये हमें चेक करना है कि इसके पैरेलल कौन सा वेक्टर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सर इसका एंगल निकाल लें। इसका एंगल कितना आ जाएगा एक्स एक्सिस के साथ, सर टेन थीटा इज इक्वल टू वाई वाला अपॉन एक्स वाला 4/3, यानी कि इसका एंगल आ रहा है टेन थीटा 4/3। अब ये चेक कर लेते हैं इनमें से किन का टेन थीटा 4/3। अगर किसी भी एक का आ गया 4/3, यानी कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम एंगल पे है, तो सेम डायरेक्शन में, तो दोनों पैरेलल है। अगर अलग आया तो सोचो किसी का ये आया कोई दूसरा थीटा, तो ये दोनों पैरेलल थोड़ी ना हुए, हाँ या ना। तो सर जिसमें टेन थीटा की वैल्यू 4/3 आ जाएगी वो अपना आंसर होगा। तो फर्स्ट पार्ट में टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी सर, वाई वाला अपॉन एक्स वाला 3/4, फर्स्ट तो नहीं है। बी में निकालते हैं टेन थीटा की वैल्यू, वाई वाला अपॉन एक्स वाला, तो कितना आ जाएगा सर, -4/3, ये भी नहीं है, +4/3 आना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, 4/3 -4/3 अलग अलग बात है, ठीक है। तो -4/3 इज रॉन्ग। इसके बाद ये, अच्छा इसे प्लस कर लेते हैं अपन, ठीक है, 8i कैप, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 6/8, यानी कि 3/4, ये भी नहीं है। तो सीधे पता चल गया कि डी आंसर होगा। डी में देख लो, टेन थीटा इज इक्वल टू 8/6, ये हो जाएगा 4/3, तो डी विल बी द आंसर। समझ में आई बात, ठीक है। अब एक डाउट आया होगा, समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से हम कोई भी वेक्टर दूसरे के पैरेलल है या नहीं है हम पता लगा सकते हैं। ओके, अब एक डाउट आया होगा मन में कि सर यहाँ से माइनस माइनस भी होता, अगर मैं ये ऑप्शन भी दे देता -6i कैप -8j कैप, तो भी जो अपना एंगल आता वो क्या आता सर, -8 अपॉन -6, तो माइनस से माइनस कट गया 4/3। नहीं, देखो हुआ क्या कि इस बार y भी नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव, यानी कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। और इसमें y भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो भले एंगल सेम आ जाता, यहाँ 30 तो यहाँ भी 30 आ जाता, जो भी एंगल है x एक्सिस के साथ, तो ये वाला भी 30 आ जाता, ठीक है। तो फिर ये दोनों पैरेलल नहीं होते, ये दोनों एंटी पैरेलल होते। देखो दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, क्यों, क्योंकि ये थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आ गया, इसीलिए मैंने वो माइनस काट के प्लस किया। तो ये एंटी पैरेलल होगा। अगर ये पूछता है कि एंटी पैरेलल कौन सा है, तो फिर ये वाला, ठीक है। सर आपको कैसे पता चला कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। तो एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ये वाला बताओ, ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में होगा सर, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। समझ में आई बात, ठीक है ना, नोट कर लो, नोट कर लो। ओके, देखो जल्दी जल्दी नए टॉपिक्स पे जंप नहीं करेंगे हम, एक बार हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अब हम सीखते हैं कि अगर दो वेक्टर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिए हो, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और सी वेक्टर इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। तुमसे पूछा कि निकालो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन्हें निकालो।
तो कैसे निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई? बहुत सिंपल तरीका है, पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे निकालेंगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसा क्यों करना है। देखो बहुत सिंपल है, क्या है कि आई कैप बाहर ले लो और फिर आई कैप के कोफिशिएंट सबको जोड़ दो। यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है मतलब 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1, फिर +4 और -2, तीनों को ऐड कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ना, तो ये आई कैप के साथ आया। फिर जे कैप लिख लो, जे कैप के साथ क्या आएगा सर, 2 -2 और +3। फिर के कैप के साथ क्या आएगा, 3 + 3 -2, 3 + 3 -2, तो ये क्या हो गया, 3 आई कैप +3 जे कैप +4 के कैप। समझ में आया? ठीक है ना। क्या किया हमने, आई कैप वालों को अलग से ऐड कर दिया, जे कैप वालों को अलग से ऐड कर दिया और के कैप वालों को अलग से ऐड कर दिया। ऐसे ही करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं ये भी समझ लो कि भाई हम एक वेक्टर को 3 वेक्टर के सम की फॉर्म में लिख रहे हैं। एक वेक्टर है एक्स एक्सिस की तरफ, एक वेक्टर है वाई एक्सिस की तरफ और एक है जेड एक्सिस की तरफ। तो मुझे बताओ ये भी तो एक्स एक्सिस की तरफ है 4 आई कैप, तो इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम है तो सीधे ऐड हो जाएंगे ना। तो एक्स एक्सिस वाले सारों की डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, वाई एक्सिस वालों की डायरेक्शन सेम है डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, जेड एक्सिस वालों की डायरेक्शन सेम है डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। समझ में आई बात? इसलिए हमें वो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि √(a² + b² + 2ab cos θ), उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आएगा। समझ में आया? ये फ़ायदे होते हैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के वेक्टर्स को। ओके, नोट कर लो, नोट करो। और अब तुम मुझे निकाल के बताओ क्वेश्चन बी, इसका बी पार्ट, ये था ए पार्ट, ए वेक्टर -b वेक्टर +c वेक्टर। चलो इसे कैलकुलेट करके बताओ। बताओ बताओ। चलो देखो, ए वेक्टर यानी कि आई कैप ले लो कॉमन, यहाँ क्या है 1 -4, फिर +c है तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो -2, माइनस है ना, ठीक है। फिर माइनस नहीं प्लस जे कैप, अब जे कैप का ले लो 2, फिर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है -2, तो 2 -2 +3। फिर के कैप ले लो, के कैप में क्या है भाई 3, फिर माइनस करना है सेकंड वाले को हमेशा माइनस करना है, +-2, ठीक है। तो ये हो गया सर -6 और 1 -5 आई कैप, ये हो गया 4 + 3 7 जे कैप और ये क्या हो जाएगा -2 के कैप। समझ में आया? ठीक है। अब तुम्हारा होमवर्क है, तुम निकाल के लाना ए वेक्टर -b वेक्टर -c वेक्टर और निकाल के लाना b वेक्टर -c वेक्टर और c वेक्टर -b वेक्टर -a वेक्टर। ये 3 तुम निकाल के लाना है, तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है ना। इन्हें करना और फिर मुझे बताना क्या आंसर आ रहा है। चलो नोट कर लो, नोट कर लो रे भाई। जितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबकी प्रैक्टिस कर लेंगे हम, कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हो गया। चलो एक तरह का और क्वेश्चन बनता है, वो भी देख लो। देखो क्वेश्चन ये दिया है एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 5 और ये एंगल दिया है 53 डिग्री, और ये दिया है दूसरा वेक्टर, ये एंगल दिया है 37 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 20, ठीक है। और यहाँ दिया है तीसरा वेक्टर, यह है ए, यह है बी और ये है सी। सी का मैग्नीट्यूड दिया है √2, सी का मैग्नीट्यूड है √2 और ये एंगल है 45 डिग्री। एचसीवी में दिया है इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। और तुमसे पूछा गया है कि निकालो ए वेक्टर +b वेक्टर +c वेक्टर, ठीक है।
क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, सारी तिकड़मबाजी लगाओ और बताओ क्या आंसर आ रहा है, देखें किसका आता है। चलो कोशिश करो, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो ये सिंपल फंडा है लाइफ का, ठीक है। हमारा काम है कोशिश करना, कोशिश करते जाना है, एक बार सक्सेसफुल होना है बस, ठीक है। तुम 10 बार फेल होगे, 15 बार फेल होगे, 50 बार फेल होगे, एक बार सक्सेसफुल हो गए ना तो लाइफ बन जाएगी। और जैसे आखिरी पेपर में सक्सेसफुल होना है। अभी गलतियां होगी, होने दो, सीखो उनसे, सीखते जाओ, गिव अप नहीं मारना है, सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। एक ये भी मैं तुम्हें बताऊं कि जब 10th के बाद हम 11th में आते हैं तो एकदम से थोड़ा सा लेवल ऊपर उठता है पढ़ाई का, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें रेडी रहना है। और जब हमारे कम मार्क्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स गिव अप मार जाते हैं। वो गिव अप ऐसे नहीं मारते कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, वो गिव अप मार जाते हैं साइकोलॉजिकली। वो अपने आप को समझा लेते हैं कि यार मेरा तो नहीं होना है, जैसे तैसे निकाल लो ये 2 साल, फिर देखी जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है उससे, ठीक है। फिर हम 2 साल पूरे वेस्ट ही करते हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हुए चलते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा। अंदर ही अंदर तुम्हें पता है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना है, तो गिव अप मारो। क्या होगा, जैसे ज़्यादा गलतियाँ होगी, होने दो, ट्राई करो और सीखो उनसे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, तुम जो भी स्टार्टअप्स की स्टोरी सुनते हो कि भाई ये स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई उन्होंने कहा हाँ भाई चलो बनाते हैं, बनाया, पहली बार में सक्सेसफुल, ऐसा कभी नहीं होता है। एक बार वो फेल हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, कभी ना कभी जाके थोड़ा बहुत आइडिया में चेंजेस करते हैं, तब जाके वो सक्सेसफुल बनते हैं। तो यही कहानी पढ़ाई में भी, यही कहानी लाइफ में भी है कि आप 10 बार फेल होगे तब जाके एक बार सक्सेसफुल रहोगे। हम बहुत पढ़ के टेस्ट देने आए कि आज तो पढ़ के आए हूँ, आज नंबर आएंगे, ऐसा हुआ कि नंबर नहीं आए तो हम बुरा मान जाते हैं कि अरे यार इससे अच्छा तो पढ़ के ही नहीं आता, वो मेरा दोस्त नहीं पढ़ के आया था, उसके मेरे से ज़्यादा आ गए। तुम ये देखो ना कि यार तुमने पढ़ा तो फिर नंबर कहाँ कट गए, क्या कमी रह गई हमारी पढ़ाई में, मैंने गलत तरीके से पढ़ा, या मुझे याद नहीं हुआ, या मुझे समझ में ही नहीं आया, क्या कारण है जिस वजह से मेरा नंबर नहीं आया, मेरे से क्वेश्चन नहीं बने। हमेशा CID की दया, या जो अपने ऑफिसर हैं, क्या नाम होता है उनका, हेड वाले, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाले की तरह सोचो कि क्या गड़बड़ है, कहाँ कमी रह रही है, उसे एनालाइज करो और उस पर काम करो, बहुत सक्सेसफुल बनोगे। ओके, हाँ 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 सर हो गया, बहुत भाषण, अब आंसर बताओ, हमारे तो नहीं आ रहा। देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें तुम, अगर हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सर पहले इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो √(a² + b² + 2ab, इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 98, तो cos 98 की वैल्यू पता है क्या, हमें नहीं पता है। तो ये तरीका नहीं लगेगा यहाँ पे। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, और ये बहुत आएगा, इनडायरेक्टली आएगा, ठीक है। कहाँ आएगा ये मैं बताऊँ तुम्हें, ये आएगा हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, कि किसी बॉडी पे एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है, फिर बताओ टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। वहाँ पे ये अपने काम में आएगा। तो कैसे निकालना है, इन सारे वेक्टर्स को कार्टेशियन फॉर्म में लिख दो, इनका रिजोल्यूशन करके कार्टेशियन फॉर्म में लिख दो। सर रिजोल्यूशन पढ़ा था, पिछली वीडियो में पढ़ा था, कैसे, देखो ए वेक्टर की बात करें तो इसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सर इसका x कंपोनेंट हो जाएगा 5 cos 53, cos 53 की वैल्यू 3/5 यानी कि 3। y कंपोनेंट कितना आएगा, y आएगा 5 sin 53। तो अच्छा इसमें ये मान लो कि ये वाला एंगल की जगह ये है 37, थोड़ा अच्छा ट्विस्ट जिससे कंसेप्ट अपना ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना, इसे 37 मान लो। तो 5 sin 53, 5 × 4/5, ये हो गया 4। अब जिन बच्चों को cos 53, sin 53, cos 37, sin 37 की वैल्यू नहीं पता है, वो यहाँ से देखते जाओ और याद कर लो, अपनी कॉपी में पीछे कहीं लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बी वेक्टर। तो अब देखो इसका ax आ गया, ay आ गया, तो क्या मैं a वेक्टर को लिख सकता हूँ, सर 3i कैप + 4j कैप। x की तरफ उसका कंपोनेंट कितना है 3, y की तरफ 4, तो ये प्लस की डायरेक्शन में है तो 3i कैप, वो प्लस y की डायरेक्शन में है तो 4j कैप। ये आ गया अपना a। ऐसे ही b और c को भी लिख देंगे, फिर तीनों को ऐड करना कितना ईजी हो जाएगा, हाँ या ना। तो b को देखो, b को कैसे लिखेंगे, b के केस में बात करें तो b का x कंपोनेंट, b का x कंपोनेंट
थीटा कहाँ है, थीटा तो ये है, तो सर इसका जो y कंपोनेंट होगा वो होगा b cos 37, तो x वाला क्या होगा b sin 37, इसलिए मैंने 37 ऊपर शिफ्ट किया। कि जरूरी नहीं है कि हमेशा x वाले में cos आएगा, इस बार y के साथ एंगल दिया है, तो जब भी हम एंगल की साइड जाते हैं तो आता है cos, और एंगल से दूसरी साइड जाते हैं तो आता है साइन। तो x कंपोनेंट क्या हो जाएगा b sin 37। ये बात समझ में आई, ठीक है ना। जब भी एंगल की साइड जाओगे तो cos, एंगल के अपोजिट जाओगे तो sin, तो b sin 37, b का मैग्नीट्यूड है 20, sin 37 की वैल्यू 3/5, तो ये हो गया 12, b y हो जाएगा। अब एक sin 37 है तो दूसरा क्या होगा cos 37, 20 इंटू 4/5, तो ये आ गया 16, यानी कि b हो जाएगा अपना 12i कैप प्लस 16j कैप। b आ गया, हाँ या ना? नहीं, गलती है इसमें। क्या गलती है कि देखो b का y कंपोनेंट तो प्लस एक्सिस की डायरेक्शन में ही है, प्लस y एक्सिस की डायरेक्शन में, लेकिन जो x कंपोनेंट है ये b कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि इसका जो x कंपोनेंट है वो नेगेटिव है। हमने क्या मानी थी, पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन i कैप, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी माइनस i कैप हो जाएगी क्या? ये बात समझ में आई। ये डायरेक्शन है i कैप, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी माइनस i कैप, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस आई कैप। क्यों? क्योंकि उस तरफ जा रहा है। आई कैप तो ये वाली डायरेक्शन है एक्स एक्सिस वाली, तो माइनस एक्स एक्सिस वाली क्या हो जाएगी माइनस आई कैप, प्लस 16, ये तो प्लस वाई की डायरेक्शन में है तो जे कैप, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप, ये आएगा बी। समझ में आई बात? ठीक है, अब सी की बात कर लेते हैं। सी देखो, तो सी की अगर हम बात करें तो सी का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा सर, √2, एंगल की साइड जा रहे हैं तो cos थीटा, √2 cos 45, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो √2 इंटू 1/√2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे सी वाई कितना आ जाएगा सर, √2 sin 45, sin 45 की वैल्यू भी 1/√2, तो आ गया 1। अब सी वेक्टर को लिखेंगे, तो बताओ सी का एक्स कंपोनेंट, सर ये तो प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो ये आ गया 1 आई कैप प्लस के साथ, और y कंपोनेंट, सर y कंपोनेंट है माइनस y एक्सिस की डायरेक्शन में, तो +1 माइनस जे कैप, यानी कि मैं c को लिख सकता हूँ 1 आई कैप, ये माइनस बाहर आ गया तो -1 जे कैप। अब अगर हम a b c तीनों को ऐड करें तो आंसर आ जाएगा क्या, हाँ या ना? समझ में आई बात? तो इस तरीके के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो a b और c को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 3 माइनस 12, आई कैप ले लो, आई कैप 3 माइनस 12 प्लस 1, फिर जे कैप ले लें तो 4 प्लस 16 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा भाई सर, 3 प्लस 4, 4 माइनस 12 माइनस 8 आई कैप प्लस 20 माइनस 1 19 जे कैप, ये आ गया अपना आंसर। समझ में आया क्या किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 वेक्टर दिए थे, उन तीनों को ऐड करने की बोला तो हमने उसके कंपोनेंट निकाल के उसे कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया। सबको कार्टेशियन फॉर्म में लिखते टाइम ध्यान रखना है कि वो वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में है, उसका एक्स कंपोनेंट प्लस एक्स की तरफ है कि माइनस एक्स की तरफ है, वाई कंपोनेंट प्लस वाई की तरफ है या माइनस वाई, उस हिसाब से साइन लगाने हैं, उस हिसाब से साइन लगाने हैं। समझ में आई बात? ठीक है, फिर ऐड कर देना है। क्लियर? चलो नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने पढ़ा उसे समराइज कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट अब अपना आज नहीं हो पाएगा, उसे हम कल ही स्टार्ट करेंगे फ्रेशली एकदम। इसे समराइज कर देते हैं, हमने जो पूरा कार्टेशियन फॉर्म पढ़ी है ना, समरी। सबसे पहले एनी वेक्टर ए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। फिर उसके बाद इफ ए इज इक्वल टू, जिसमें यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और अगर ए हमें इस फॉर्म का है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और टेन थीटा कितना हो जाएगा भाई, एंगल कितना हो जाएगा इसका एक्सिस के साथ, थीटा क्या है, एंगल ऑफ वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा सर, ए वाई बाय ए एक्स। ये हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया एक और जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कि अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो फिर मुझे बताओ इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, क्योंकि इसका ए एक्स कंपोनेंट भी इस तरफ आएगा और ए वाई इस तरफ। अगर वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका देखो एक्स कंपोनेंट माइनस की तरफ जाएगा और वाई कंपोनेंट प्लस की तरफ। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ए इज इक्वल टू माइनस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, हाँ या ना। ऐसे ही अगर अपना वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड, तो इसका देखो एक्स कंपोनेंट भी माइनस में जाएगा और वाई भी माइनस में। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिखेंगे माइनस ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, प्लस ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप। तो इसे नोट कर लो, ये सारी कहानी आ गई, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डॉट प्रोडक्ट, तब तक के लिए बाय बाय।